टेक्नोलॉजी का करियर क्या है? अपने आपको ग्रूम जो लोग करते जाएंगे साथ साथ वो विनिंग सिचुएशन में आते जाएंगे। बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर चलती है। ब्लॉकचेन किस तरह दुनिया को बदल सकती है? ब्लॉकचेन जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है या बिटकॉइन नहीं है। सुनने में आ रहा है कि आने वाला दौर जो वो रोबोट हो जाएगा। के अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। तो टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया कभी भी नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप भी पीएनवाई के साथ में हूं, आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, अक्सर हमारे ज़हन में ये बात आती है कि ई कॉमर्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का वॉलेट किस तरह यूज होता है, हम टेक्नोलॉजी को कहां देखते हैं, आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किरदार होगा, हमारी ग्रूमिंग किस हद तक होने की जरूरत बाकी है, हम किस तरह अपने आप को मार्केट में स्टैंड कर सकेंगे, जॉब किस तरह हासिल कर सकेंगे, कौन कौन से कोर्सेज जो है वो आने वाली दुनिया में, आने वाले दौर में बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अहमद मंजूर साहब, जिनका 20 साल से इस फील्ड में तजर्बा है, 20 साल से आईटी की दुनिया से वो वाबस्ता हैं। उनसे जानेंगे कि ये तमाम की तमाम चीजें होती क्या हैं, मार्केट में जॉब कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस तरह हमें अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं जनाब अहमद मंजूर साहब का। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बुलाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा सर, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का करियर क्या है? क्योंकि हम अक्सर ये देख रहे होते हैं और हमें ये सुनने को भी मिलता है और हमारी अपनी सेंस भी ये कहती है कि आने वाला जितना भी दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको क्या लगता है कि करियर क्या है इसका? देखिए, एक्चुअली लोग ना नॉर्मली, मैं एक बात करता होता हूँ कि एआई का जब बात करते हैं लोग टेक्नोलॉजी की, तो टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया कभी भी नहीं होगी। यानी हम लोग उसको फौरन ले जाते हैं कि शायद रोबोट्स आ जाएंगे तो वो जो है ना दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। यानी आप किसी भी कंप्यूटर को उतना सिखा सकते हैं जितना कि आपका इस टाइम तक ब्रेन है, वो खुद लर्न कितना कर सकता है, बिकॉज प्रोग्रामिंग कोड्स हैं सारे के सारे। तो टेक्नोलॉजी और ये आपको लेके जा रही है बेसिकली उस तरफ जहाँ पे स्किल्ड लोगों की जॉब्स की जरूरत है। जब भी कोई नई चीज आती है मार्केट में, जैसे बिजली जब आई थी तो लोग कहते थे कि लो जी अब तो बाकी सबका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन आपको बिजली के लोगों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, जब कश्तियां चलती थी वो चप्पू वाली बेसिकली, तो जब जहाज आए तो लोगों ने सोचा कि जी अब तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि वो कश्ती रानी वाले जो चलाते थे उनका क्या बनेगा। लेकिन उनमें जो लोग स्किल्ड थे वो आगे निकल गए, जो वो रहे वो सारी जिंदगी वहीं पे रहे। अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत होती है स्टेप बाय स्टेप। तो वो अपने आप को ग्रूम जो लोग करते जाएंगे साथ साथ वो विनिंग सिचुएशन में आते जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो फिर वहीं रह जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप एक ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ब्लॉकचेन किस तरह दुनिया को बदल सकती है? अच्छा, ब्लॉकचेन को ना हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों ने इसके अंदर मिसकॉन्सेप्शन डाल दी हुई है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है या बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, वो बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर चलती है, जस्ट लाइक के ईमेल जो कि इंटरनेट के ऊपर चलती है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चक्कर ये है, जैसे हम ईमेल लगाते हैं और कोई भी अकाउंट को हम लॉगिन कर लेते हैं, इस तरह स्टेप्स होते हैं। तो देखें, इंटरनेट के ऊपर ईमेल जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ईमेल करके तो मैंने इंटरनेट सारा यूज कर लिया। ठीक हो गया। इंटरनेट एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है जिसको आप मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप उस पे फेसबुक चलाते हैं, आप उसके ऊपर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप ईमेल करते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो इसी तरह ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, और ब्लॉकचेन सिर्फ जो है ना बिटकॉइन का नाम नहीं है। ब्लॉकचेन एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। अब उसको नॉर्मल क्या कहा जाता है, वो चीज चक्कर ये है कि उसके अंदर वो एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। अब उसमें आप क्या करें, आप उसके अंदर लेके जाएं लाइक सप्लाई चेन की चीजें, तो आपको ओरिजिन पता लगना शुरू हो जाएगा। यानी ब्लॉकचेन के बेतहाशा यूज केसेस बन सकते हैं, जैसे फोर्जरी रुक जाएगी आपकी एजुकेशन के अंदर। ठीक है, फिर आपके ये अगर हम फाइनेंस में चले जाएं तो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसको जोड़ दिया क्रिप्टो करेंसी के साथ। जैसे अभी लोग इस कांसेप्ट को समझने की जरूरत है। जी हाँ। फिर लोग नॉर्मली ना एक बात करते हैं कि जी हाँ जो है ब्लॉकचेन तो बैन है पाकिस्तान के अंदर। ब्लॉकचेन बैन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बैन है। और दूसरी बात ये सेम वही मिसाल है
कि जी जैसे मैं शायद थोड़ी सी बात करने लगा जैसे गलत किस्म की वेबसाइट्स पाकिस्तान में बैन है और आप ये कहना शुरू कर दें कि जी इंटरनेट बैन है पाकिस्तान में, तो इंटरनेट तो बैन नहीं है। इंटरनेट तो बैन नहीं है, जो जबकि ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन जो है वो बैन है, जबकि ये पाकिस्तान को डिजिटल मीडिया की तरफ लेके जा सकती थी, डिजिटल जो मीडिया है वो ग्रो कर सकता था। स्टिल ब्लॉकचेन बैन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो ऐप है, जो वो ऐप है वो बैन है, और उसको अगर अनबैन भी कर दें तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो उस ऐप को बनाने का मकसद क्या था? देखें वो तो दुनिया ने बनाई, दुनिया आपस में इसको काम कर रही है उसके ऊपर, बस नहीं आपस में काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन जब उसका बैन होने से या अनबैन होने से कोई फायदा नहीं है तो फिर उसका पर्पस क्या बनाने का? देखें वो चीजें ये हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी बनी, क्रिप्टो करेंसी का बाहर तो चलें वो लोग उसको जिस तरीके से भी यूज कर रहे हैं, ठीक हो, क्योंकि उसके अंदर चक्कर ये है कि आप उसको वो नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। तो अब आप सोचिए कि आपको वो चीज पाकिस्तान में अनबैन हो जाए तो आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो कहां पे जाती हैं, क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर सकते किसी चीज को, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग आप जितनी मर्जी करते हैं, तो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी का कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज का कि आप अपनी डिजिटल करेंसी बना लें, देन आपको बहुत फायदा, जैसे वो हम एटीएम वगैरह में बनाते हैं। नहीं, हाँ, जैसे आप इस टाइम यूबीएल का वॉलेट या किसी भी बैंक का वॉलेट आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ आती है बात। तो इसी तरह आप डिजिटल करेंसी बना लें पाकिस्तान में, जो कि टोकन इकोनॉमी के ऊपर और या किसी और चीज के ऊपर काम करे, तब आपको फायदा, क्योंकि हार्ड कैश गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा, वो आपको उसकी बेस पे कुछ टोकन्स या कुछ ऑटोमेटेड जनरेटेड चीजें, और इसी को ब्लॉकचेन वॉलेट कहते हैं। इसी को ब्लॉकचेन वॉलेट भी कहते हैं। और इसको हम यूज किस तरह कर सकते हैं? इसका सिंपल है ना, देखें अभी क्या चीज है, अभी लोगों को हार्ड कैश लेके फिरना पड़ता है। इसकी मैं मिसाल से अगर बात करूं, वो मेरे स्टूडेंट हंसेंगे कि जी ये जो है ना सेम मिसाल बार बार दे देते हैं, वो ये कि आप सपोज करें किसी जगह पे गए हुए हैं ग्रोसरी स्टोर पे कुछ शॉपिंग करने के लिए, वहां पे कैश खत्म हो जाता है आपके पास। अब वहां पे ऑप्शंस क्या हैं, या तो आप चीजें निकालेंगे बीच में से, या आप घर में किसी को कॉल करेंगे कि जी आपके डेबिट कार्ड में पैसे डलवा दें, या और ये डेबिट कार्ड चल ही नहीं रहा, सपोज करें वहां पे वो कहते हैं आपको डेबिट कार्ड की ऑप्शन ही नहीं। तो जब आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटल करेंसी पे आ गई, अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने वहां पे जो स्कैन कोड क्यूआर कोड लगा हुआ है, सिर्फ उसको स्कैन करना अपने वॉलेट के थ्रू और उसमें पैसे डालने, कितने पैसे पे करने। और अगर किसी ने आपके पैसे खत्म हो गए हैं और वो चाहता है कि आपको पैसे भेजे, तो वो आपके क्यूआर कोड, जो आपका वॉलेट का क्यूआर कोड है, उसके ऊपर डायरेक्ट पैसे भेजेगा, जो आजकल कुछ बैंक ये दे भी रहे हैं, या आप इजी पैसा जिस तरीके से यूज करते हैं। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे क्यूआर कोड लगा होता है, वो कहते हैं कि जी इसको जो है ना आप स्कैन कर लें तो आप पैसे पे कर सकते हैं। सो वॉलेट का मकसद ये है, लेकिन ये वही बात दोबारा करने लगा, ये कहना कि ब्लॉकचेन बैन है पाकिस्तान में, ये गलत बात है। क्रिप्टो करेंसीज बैन। अच्छा, अक्सर जब भी दिमाग में आता है कि ब्लॉकचेन है क्या, हमने बहुत सारी बातें कर ली इसके बारे में कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, यूज कैसे करते हैं, वॉलेट कैसे होता है, एक डेफिनेशन बता दें कि ब्लॉकचेन की डेफिनेशन क्या है? ब्लॉकचेन की डेफिनेशन अगर वही एक सादा जुबान में हम लोग बात करें तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन ये है कि इट्स अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम व्हिच इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं, ना डिलीट हो सकती हैं, ना अपडेट हो सकती हैं। तो अपडेट क्यों नहीं हो सकती? द रीजन बिहाइंड कि इसी की वजह से जो सिक्योर चीज बन रही है ना, वो इसी वजह से बन रही है कि अब आप रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, आपने सपोज करें एक कल्प्रेट बंदा आया, वो क्या करता है, अभी जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर वो जाता है, अब उसका कोई भी रिकॉर्ड है उसको वो अपडेट कर सकता है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है। या उसने अपना रिकॉर्ड को डाउनलोड किया, उसको उसमें कोई भी रद्दोबदल किया, दोबारा अपडेट कर दिया। तो मिस्टेक को किस तरह हम कर सकते हैं? मिस्टेक के लिए क्या होगा इस सिस्टम के अंदर, अगर इसको लाया जाए कि जी वो नई एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा विद द सेम आइडेंटिटी जो उसकी होगी। जैसे एक अहमद मंजूर है, अहमद मंजूर पे दूसरा नहीं हो सकता, यानी मैं नाम की बात नहीं कर रहा, नाम तो बेताशा लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा सकते हैं कि जी अहमद मंजूर के यहाँ पे निशान है, जो हमारी वो क्या कहते हैं ना, आईडी कार्ड के ऊपर भी चीजें लिखी होती हैं, बर्थ मार्क और ये वो, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड पे इसके साथ वाला और लेफ्ट हैंडेड बंदा कोई और अहमद मंजूर नहीं हो सकता। और फिंगर्स की वो निशानात भी जो होता है, यानी वो आप उस पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जितना मर्जी लगा रहे। तो ये बेसिकली आपको जिसे कहते हैं ओरिजिन तक पहुंचने में मदद करेगा, यानी सप्लाई चेन। जैसे अभी हम लोग ई कॉमर्स की बात करते हैं, अगर ई कॉमर्स में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, अभी क्या मसला होता है, अभी मसला ये होता है कि जी अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं,
ई कॉमर्स पे, तो आपको कितने % श्योरिटी होती है कि वो ओरिजिनल आ रही है? 20%। 20%, ठीक है, ये एक फीमेल कह रही है। हाँ, ठीक है, जो क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है। ठीक है जी। अब लेकिन जब ब्लॉकचेन के ऊपर ई कॉमर्स आ गया, अब सपोज करें आपको जी जो भी आपके मेकअप का सामान है या जो भी चीज आप मंगवा रहे हैं, ठीक है, जो कोड आपने पहना सपोज करें वही मंगवा रहे हैं, ठीक है जी, तो अब उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है, आपने उसको उनकी दी हुई प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड, प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड लगा हुआ है जो कि पूरी दुनिया में यूनिक है। वैसा कोड कोई और हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, इसके पीछे एक साइंस है, वो टेक्निकल थोड़ी गपशप हो जाती है, उसके ऊपर कभी बात करें, फिर कभी ठीक है। अब एक ऐप उसी प्रोडक्ट की बनाई हुई है जो कि जिसका ये कोड है, आप उसकी ऐप पे जाते हैं, आप जाके उसको सिर्फ स्कैन करते हैं, वो आपको बताता है कि ये इस दिन बना था, इसमें ये इस दिन शिप हुआ था, इस दिन ये आपके पाकिस्तान में एंटर हुआ, इस दिन इस स्टोर पे पहुंचा और इस दिन ये शिप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारा कुछ, सब कुछ आपको पता लग गया। अब बताएं आप कितने % आपको यकीन हो गया कि ये चीज ओरिजिनल है? 90%। एग्जैक्टली। 20% से 90% आपने अचीव कर लिया, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि वो चीज अपडेट नहीं हो सकती। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा एक है। लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होता है? देखें इसके अच्छा एक चीज बड़ी मजे की है, ये जब आप इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन का मतलब ब्लॉकचेन के अंदर ये है कि दिस इज रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड पे एक ट्रांजैक्शन का। तो एक्चुअली हमारे दिमाग में जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात सुनते हैं ना, ट्रांजैक्शन का, तो हमारे दिमाग में पैसे आ जाते हैं, वो बैंक वाले पैसे। तो इस ट्रांजैक्शन का पैसों से लेना देना कोई नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा है, बेसिकली वो जो वेबसाइट के अंदर ऐड हो रहा है, कहीं पे भी ऐड हो रहा है, okay. यानी पीछे कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसमें चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक हो गया। यानी एक देखें अभी भी किस तरीके से काम हो रहा है। अभी आप इसकी बात करें कि जी उसका कोई डेटाबेस बना होगा, इन्वेंटरी सिस्टम बना होगा, ये इन्वेंटरी सिस्टम पूरे का पूरा ब्लॉकचेन पे इम्यूटेबल बना दिया। दोबारा से मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि ठीक है जी, इम्यूटेबल, जो कि सिंगल आइडेंटिटी के साथ आ गया, उसमें एक प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी है। अच्छा, बाय द वे मजे की बात ये है, ये टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सिंगल आइडेंटिटी वाली। अच्छा, पूरी दुनिया में यूज हो रही है। कहाँ जैसे देखें, ये सामने आपके कैमरा पड़ा हुआ है, इधर पीसी पड़ा हुआ है, इसके पीछे एक मैक एड्रेस होता है। हाँ, वो पूरी दुनिया में यूनिक होता है उस डिवाइस का। मोबाइल का भी होता है, वो पूरी दुनिया में यूनिक होता है। लेकिन मोबाइल हैक हो जाते हैं, वो एक अलग चीज है। इसके अंदर हैकिंग के लिए इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि एक क्रिप्टोग्राफी को, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इसके अंदर। इस टाइम जो इसके अंदर चीज यूज हो रही है, दैट इज SHA-256, SHA-256 कहते हैं उसको अगर ब्रेक करना है ना आपने, तो यू नीड 2^256 कॉम्बिनेशंस। ओके, अब 2^2 को 256 कर लें आप, मेरा ख्याल अराउंड 4 मिलियन के 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यू नीड क्वांटम कंप्यूटर फॉर दैट। ओके, ठीक है, जो यानी आजकल का कंप्यूटर तो नहीं कर सकता ये काम। सिर्फ बात समझने की ये है हम सबके लिए कि हमने ब्लॉकचेन को ना, हमारे कुछ माशाल्लाह लोगों ने, कुछ खसूसी लोगों ने इसको ना एक मिथ बना दिया कि जी ये तो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इसलिए ऊपर आ गया, जैसे जब मैंने 94 में पहली दफा ईमेल की थी, मैं इतना पुराना हूं, ठीक है तो 94 में जब मैंने फर्स्ट टाइम ईमेल की, मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी। यस एग्जैक्टली, तो ये आपने भान से बताया तो जब फर्स्ट टाइम ईमेल की थी 94 में, तो दैट मीन्स कि क्या मैंने इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया था, या आप माशाल्लाह यंग हैं, आपको मेरे से ज्यादा इंटरनेट या मुझे आपसे ज्यादा इंटरनेट यूज करना आता है। मैं बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट यूज कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, या आप लोग उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मैं आजकल। लेकिन आपकी सोचने समझने की सलाहियत और वो देखें, वो होती है वो मेरा एज फैक्टर ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मिथ है कि जी ब्लॉकचेन तो सिर्फ फाइनेंस में काम करेगा। वो कुछ लोगों ने इसको ना अपने फायदों के लिए इस तरीके की मिसकॉन्सेप्शन फैला दी है, जबकि ये इस तरीके से नहीं है। ब्लॉकचेन के बेतहाशा केस, यानी जहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए, जहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने लफ्ज चूज किया क्रिप्टोग्राफी, ये क्या चीज है? देखें, क्रिप्टोग्राफी होती है, आप इसको ऐसे कह लें, यानी अगर मैंने आपको एक मैसेज किया, वो एक खास, जिसको मैं ना नॉर्मली एक बात करता होता हूँ, लड़कियों को एक बड़ी लैंग्वेज पसंद होती है, फेक ही लैंग्वेज। आपने भी बोली होगी जाहिर है। नहीं अच्छा चलें, जब हम बच्चे थे ना, तो हमारी वो कजन बहनें और सारे जो है ना, वो फेक ही लैंग्वेज में बात करते थे, क्लास वालों और वो सारे। अब वो फेक ही लैंग्वेज हमें आज तक नहीं समझ में आई।
मुझे भी नहीं है, मेरी ठीक। एक दोस्त बोलती है। ठीक है, अब सो दैट इज क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज। ओके। ठीक है, उसकी इसकी एक मिसाल है कि उसका कोड सिर्फ उस बंदे को पता होगा जिसको फेक ही लैंग्वेज आती है, ओके कि कहाँ कहाँ पे फे ऐड किया गया। ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा बोल के दिखाएं अगर नहीं, आपको मुझे नहीं आती, मुझे आज तक नहीं आ सकी। ठीक है, सो दैट इज वो एक मिसाल है। ओके। अब इसी तरह मैं कोड वर्डिंग जिसको कोड कह सकते- वर्डिंग जिसको आप ओके, कह रहे हैं ओके, सादा ओके। जुबान में, कि मैं आपको एक मैसेज करता हूँ कि जी उसमें अहमद लिखा हुआ है और मैं आगे ना +2 कर दूं। ठीक है, अब अहमद का +2 क्या बनेगा, CH का +2 IJ CJ करके कुछ स्पेलिंग करके ओके। मैं आपको मैसेज करता हूँ और मैं अलग से आपको एक मैसेज और करता हूँ कि इसकी की जो है ना वो +2 है, तो आप खुद ही उसको -2 कर लेंगे कि ठीक है जी। सो दिस इज क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये कोड वर्डिंग यूज भी होती है? जी हाँ, आपके जो बड़े वो इदारे हैं वो इसको यूज करते हैं। हम अदारों का नाम नहीं लेंगे, हमें पकड़े नहीं जाना भाई। रुझान बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे लोगों के अंदर अवेयरनेस किस तरह लाई जाए इस चीज को लेके? देखें, अवेयरनेस लाने के लिए मेरे जैसे जो बंदे हैं जी वो पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं कि जी लोगों को ये पता लग जाए कि जी ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी अभी फौरन आपको शायद इसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगले 2-3 साल में इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आएंगी और इसको जिन लोगों को नहीं पता होगा इसका, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने आपके PNY के ऊपर माशाल्लाह यहाँ पे हम लोगों ने फ्री में सेशंस किए ब्लॉकचेन के ऊपर। हम लोगों ने मैंने खुद यानी पेंडेमिक से पहले लोग कई दफ़ा हैरान होते हैं, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी और मैंने कराची से लेकर तो एबटाबाद तक ऑलमोस्ट 103 जो है सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट किए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके एक दिन में 3-3 सेशंस किए डिफरेंट सिटीज के अंदर जा जाके लोगों को बताया कि यार ब्लॉकचेन ये चीज़ है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई कैन डू। तो ये यानी कि कोशिश है, एक काविश है। उसके अलावा फिर जो लोग यानी हमारे यहाँ ना एक चीज़ मैं सुबह भी लोगों से मैंने फेसबुक पे एक चीज़ शेयर की कि बी ए लीडर एंड बी ए इनोवेटर। हमारे यहाँ इनोवेटर्स की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें जो है ना कोई बंदा जिसको आप बना बनाया काम दे दें, भाई तुम ये कर दो, और वो बैठ के उसको बड़ी एफिशिएंटली कर दे। वो हमारे पास ऑलरेडी बेताशा लोग हैं। यानी इसकी मिसाल है कैसे लें, लोग नॉर्मली कहते हैं गूगल बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, ये बंद हो गया जी, वो बंद हो गया। मेरा सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है लोगों से, भाई आप अपना गूगल क्यों नहीं बना सकते? We need those kind of people कि जो ये सोचें। ठीक है, तो बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल भी आता है कि भाई हम अपना कैसे बना सकते हैं, हमें तो इस चीज़ में इल्म नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास हाई स्पीड नेट नहीं है। तो उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि अगर आप मुझे यही कहते हैं तो मैं कहती हूँ यार मेरे पास एक हाई क्लास लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा सा नेट होना चाहिए। तो ये सोच कैसे चेंज हो सकती है? एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, वी ऑल नीड दैट। हमारे यहाँ वो नहीं है। देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें चीज़ें इंसानों से बातें करनी शुरू कर देंगी। लाइक कि जी आपने चीज़ को, AC को आपने मैसेज किया कि जी तुम ऑन हो जाओ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वैसे भी ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाला दौर जो वो रोबोट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसकी तरफ बाद में आते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, मुझे कई दफ़ा बच्चों के मैसेजेस आते हैं। मैंने पिछले दिनों एक कैंपेन शुरू की, उसमें मैंने ना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कहते हैं उनकी काउंसलिंग, जो कैरियर काउंसलिंग है वो करनी शुरू की। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों ने बड़ा कांटेक्ट किया, चलता रहता है वो माशाल्लाह। तो मैंने लोगों को, मुझे बच्चे जब कहते हैं ना कि जी हमने ये कर लिया या ये कोर्स कर लिया, हमें जॉब नहीं मिल रही, जैसे आप लोग माशाल्लाह वेबसाइट का कोर्स करवाते हैं, मुझे लोग नॉर्मली कहते हैं ना जी हमने वेबसाइट का कोर्स कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, हमने एडिटिंग का कोर्स कर लिया, हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मैं उनको सिर्फ ये बात कहता हूँ, यार अपनी वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो और यूट्यूब पे डाल दो यार जाके। ठीक है, अच्छा आइडिया। अब लोग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हैं, वो जब एकदम आगे कहते हैं सर हमें जॉब नहीं मिल रही, हमने तो इतना कुछ कर लिया, मार्केटिंग नहीं ना है, मार्केटिंग। तो मैं उनको पता है कहता हूँ, यार आप ना, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने घर का जो पंखा है ना उसको ऑटोमेट कर लो।
हजारों रुपए बचा लोगे यार। हाँ। या चलो हजारों रुपए सैकड़ों तो बचा ही लोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ख्याल जो है वही बात दोबारा आ जाती है कि भाई आप अपने अंदर जो है सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, बहुत सेल्फ ज़्यादा की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये सवाल आता है कि भाई मार्केट तो है नहीं, आईसीटी के ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, ब्लॉकचेन के अक्सर कोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर के जितने भी हमारे ममालिक हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम यहाँ से कोर्स करके पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, पाकिस्तान के लिए कुछ ना करें? पता नहीं, मैं तो बाहर से पाकिस्तान आ गया हूँ। बाहर से पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लिए करने कुछ आ गए हैं ना, लेकिन बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो करवाए जाते हैं लेकिन मार्केट मौजूद मैं नहीं। आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने ऐसे बेतहाशा कोर्सेज किए हैं, यानी कि मेरी जो सर्टिफिकेशंस हैं आज से 3 साल पहले तक आई वाज द मोस्ट सर्टिफाइड पर्सन इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। अभी भी मेरे पास तकरीबन कोई 133-34 के करीब सर्टिफिकेशंस हैं। मैंने उस दिन देख के जैसे कहा था इतने ज्यादा जिनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मैंने खुद ही की हुई हैं और वो पाकिस्तान में मैंने अकेले की हुई हैं। ओके। जैसे आई एम अ स्मार्ट सिटी आर्किटेक्ट, आई एम अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम अ 5G स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। तो लोगों को अभी इन चीजों का नहीं पता, लेकिन मैंने की हुई हैं, ठीक है। अब मैं ये सोचना शुरू करता हूँ मुझे पे बैक कब करेगी, ये क्या होगा। हमारे दिन से जब तक ये चीज नहीं निकलेगी ना, हम सेल्फ मोटिवेट हो नहीं सकते। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बना दिया गया वो है पैसा, ऐसे ही है, ठीक है। जबकि पैसा मजे की बात है, बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ही है। यानी हम जब तक वो एक ना इशफाक अहमद साहब के जब साथ उठना बैठना था ना, तो वो एक बात कहते होते थे तो कि तुम बिल्ली के पीछे पीछे भागो ना, तुमसे बिल्ली कभी नहीं पकड़ी जाएगी। तुम खरगोश के पीछे पीछे भागो, कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन तुम बैठ जाओ, चुप करके अपना अखबार पढ़ना शुरू कर दो, वही बिल्ली आके हमारे इर्द गिर्द वो जो है ना लोटपोट होना शुरू हो जाएगी और वहीं पर तुम्हारे पास आके बैठ जाएगी, मुझे बुला क्यों नहीं रहा, और फिर तुम उसको फटाफट कान से पकड़ सकते हो, ठीक है। पैसा ये चीज है, आप पीछे भागते रहें, आप सर्टिफिकेशन इस चक्कर में करते रहें कि जी मुझे इससे पैसा मिलेगा, क्योंकि हम देखें इंसान फितरी तौर पे जल्दबाज है। बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं आज ये चीज कर लूं तो कल जो है ना मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी भी। इसकी एक मिसाल वो अभी जो आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी एक बंदा जिम जाता है ना, कहता कल मैं बन के निकल आऊं, ऐसे ही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी मिलते हैं, हमें सप्लीमेंट बता दें, उनको लगता है कि शायद प्रोटीन खाते जाएं और कल को वो जिम से जो है ना वो जिम सा सामने से आ रहा हो तो बंदा कहे ओ अच्छा आपने ये कर लिया, आपने जिम से किया, आपने क्या खाया है, ठीक है जी। तो लोग जो पीछे इतने साल की मेहनत है ना, यानी हम इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स को और इतने बड़े बड़े वो जो फिटनेस के होते हैं ना उनको देख लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो पिछले 20 साल से ये काम कर रहा है, वो पिछले 50 साल से ये काम कर रहा है, या जी वो पिछले 4 साल से उसने रात को सोया नहीं है ये मेहनत कर करके, बेचारा भूखा भी रहा है। हाँ। और बहुत ज्यादा उसने गोश्त भी खाया, ये वो एक मैं जगह पे कोटेशन पढ़ रहा था कि ड्रीम्स वो नहीं होते जो आपको सोते हुए आते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते, क्या खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, ब्लॉकचेन के फीचर्स क्या होता है? देखें ब्लॉकचेन के फीचर्स, जैसे फीचर्स के साथ साथ फ्यूचर भी बताना है। अच्छा, फ्यूचर मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। लेकिन फीचर्स इसके देखें, जो हमने बात की, आपको ट्रांसपेरेंसी किसी भी जगह पे रिक्वायर्ड है, आप ब्लॉकचेन को वहां पे यूज कर सकते हैं। आप वो सप्लाई चेन में, जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की, सेल्स परचेज में ले आए। सेल्स परचेज की मैं बात करता हूँ कि जी इससे सबसे ज्यादा आसानी ये हो जाएगी, अभी आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो क्या इश्यूज होते हैं वहां पे, जी गाड़ी चोरी की तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी के अंदर इंजन सेम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये सब चीजें चेक हो रही ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है। अगर हम उस पूरे सिस्टम को उठा के ब्लॉकचेन पे ले जाएं, अब क्या होगा कि जी आपने भाई कागजों के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा था, आपने जाके उसको स्कैन किया, दैट इज एफबीआर की जो है वो उन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च किया, वो सिर्फ उसको जाके ना उन्होंने उसको स्कैन किया, अब उसके अंदर सारा कुछ आ गया। 0 मीटर इसने ली थी, उसके बाद ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये चीज चेंज हुई थी। देखें आपकी गाड़ी के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब स्पेयर पार्ट्स होते हैं। कौन सा स्पेयर पार्ट चेंज हुआ, ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएगा कि जी ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। ये अपडेट कौन करता है? ये अपडेट वो अथॉरिटी कर रही होती है। जैसे जो मैंने बात की ना, स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी, हर जगह पे आपको कोई बंदा चाहिए होगा जो इस चीज को अपडेट कर रहा होगा। ओके, ठीक है ना जी, यानी एक प्रोसेस से चीजें गुजर रही हैं। देखें गाड़ी खरीदी, उसके बाद गाड़ी को आपने अपडेट क्या कहते हैं दोबारा बेचना, गाड़ी सपोज करें एक्सीडेंट हो गई या गाड़ी चोरी हो गई तो पुलिस उसको ऐड कर रही है, उसके अंदर गाड़ी चोरी हो गई, इस दिन मिली, अच्छा जी
फिर आपके कितने सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे इस चक्कर में, ओके। सिर्फ एक चीज को अंदर लाने से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये यानी कि इस टाइम देखें, इस टाइम गवर्नमेंट भी इस चीज को वो कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है। इस टाइम हमारा एक मेन मोटो ये बना हुआ है, हम लोग आपस में भी, यानी रिलेशंस के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड होती है। Exactly. वो जिसको हम कहते हैं ना, शक नहीं आना चाहिए बीच में। हाँ, शक आ गया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो हमें ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने कहा कि एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी अपडेट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा जोहर टाउन में एक्सीडेंट हो जाता है और मैं जाके किसी ग्रीन टाउन या टाउनशिप से जाके चेंज करवा लेती हूँ, तो ये कौन ऐड करेगा? देखें, आपकी गाड़ी यहाँ से गई ग्रीन टाउन, ठीक है, सबसे पहले पुलिस ने एक रिकॉर्ड ऐड किया। अगर पुलिस को नहीं पता, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, तब ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक प्रोसेस सीधा होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी एक्सीडेंटल हुई, गाड़ी किस वर्कशॉप में गई, उस वर्कशॉप ने उसकी पूरी रिपोर्ट ऐड की कि जी ये दरवाजा है। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ, आगे स्किल्ड लोगों की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। जो लोग नहीं सीखेंगे उनका हाल नोकिया वाला होगा, कि नोकिया कहता था कि मैं 70% मैंने मार्केट ली हुई है। 2010 में जब आईफोन लॉन्च किया था ना स्टीव जॉब्स ने, तो वो कहते थे कि ओ ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्यों ये मिथ है, क्योंकि 70% मार्केट तो हमारे पास है। उसी ने 2 साल बाद जब कंपनी बेची थी ना, रोते हुए, वो आज तक YouTube पे पड़ी हुई है वो वीडियो, जब नोकिया ने अपने आप को बेचा था। उसका सीईओ रो रहा था कि शायद अगर हम उस आइडिया को अपना लेते तो हम ब्रेक डाउन ना होते, हम कभी भी अब लोग नोकिया को सोचना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली। इसी तरह जो लोग नहीं अपनाएंगे या नहीं सीखेंगे ये चीज, अभी देखें, साथ साथ ग्रूम होने की जरूरत है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। मजे की जो आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था ना कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से लोग कैरियर कैसे बनाएं, हम लोग आज सीख लें और जॉब 2 साल बाद आए तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप आज ना सीखें और आप जॉब आने का इंतजार करें तो आपके पास तब एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप जॉब नहीं ले सकेंगे या आप कोई प्रोजेक्ट नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक चीज होती है कि जी लोग क्या करते हैं कि जी MBA कर लो, MBA की अभी बहुत जॉब्स हैं, तो वो जॉब्स अभी हैं, 2 साल बाद नहीं होंगी। हम लोग ये सोचना पसंद ही नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों। हम कहते हैं वो उसने MBA किया तो बहुत पैसे कमा रहा है, अगेन बात वही पैसों पे आ गई। पैसों पे आ गई। अब पैसा जरूरत है इंसान की, हर बंदे की जरूरत है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, जरूरियात है जिंदगी के लिए, तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। यानी वो समझने की जरूरत। 3 इडियट्स मूवी सारी दुनिया ने देखी है, लेकिन उसमें से सीखा किसी ने कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं सीखा। यानी बाय एंड ऑफ द डे आमिर खान के पास डिग्री नहीं होती, लेकिन उसके 300 पेटेंट्स होते हैं। वो जो दूसरा था, जो लड़का इंजीनियर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, जो वो वाली स्पीच करता है बड़ी मजे की, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, वो उसके बाद डिग्री होती है, लेकिन वो उससे कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करने के लिए $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जा रहा होता है, और जो बाद में फिर उसके पीछे जाता है कि जी तो पेन वाला वो जो पेन वाला सीन होता है कि पेन तेरे पास कैसे आया और समथिंग, वो आखिरी सीन पूरे का पूरा उस मूवी की जान है। लोगों ने उससे सीखा नहीं, लोग बात हर जगह पे उसकी बात लोगों ने वो देखे कि लड़की कब तक उसके मिल जाती है, कैसे मिलती है और क्यों कर मिलती है, कौन मिलाता है। अभी बड़ी मजे की आपको बात बताता हूँ, लोग इर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हैं, उससे सीख कुछ नहीं रहे, यानी उसके अंदर आपको इस्लामिक वैल्यूज दिखाई जा रही हैं, उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि राइट पे खड़े कैसे होना है आपने। यानी इर्तुगरुल ड्रामे का एक जो है ना थीम ये है कि वो बंदा अगेंस्ट ऑड्स चला जाता है अपने मकसद को हल करने के लिए। हम अगेंस्ट ऑड्स जाने को तैयार ही नहीं, हम कहते हैं हमने फ्लो के साथ चलना है। अब देखते हैं ड्रामा इर्तुगरुल, यस आई हैव सीन द सीजन। ओके, आजकल उस्मान देख रहा हूँ पार्ट 2। एक्चुअली चक्कर ये कि मुझे इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, ठीक है, तो इसलिए हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, इसके लिए डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है, यानी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड देन यू बिकम ब्लॉकचेन डेवलपर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आती हूँ और मैंने ब्लॉकचेन का कोर्स करना है, तो आप मुझे क्या रेकमेंड करेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रोसीजर क्या होगा? बेसिक सीखें। मैं हर बंदे को ये कहता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हमारे यहाँ लोग सबसे पहले पता क्या आते हैं, वो कितने दिनों में ब्लॉकचेन का कोर्स करवा देंगे? नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है, कितने दिनों में करवा देंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है, क्या मैं कल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूंगा? एक्चुअली लोग देखें, जिन लोगों ने इस चीज को मिथ बना दिया ना, फ्रीलांसिंग को बज़वर्ड बना दिया,
उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे ना करें, ठीक है। वो यानी हर बंदे को लगता है, अब फ्रीलांसिंग में आप कभी ना कोई स्पीच सुन ले किसी बंदे की, जी आप जाएं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, फ्रीलांसिंग $1000 कमाना शुरू कर दें आप। जब आप उनका लेक्चर बैठ के सुन रहे होते हैं ना, वो साथ पता है कहते हैं नहीं नहीं अभी आप $30 कमाएंगे, कल आप इतने डॉलर्स पे जाएंगे, महीने साल बाद आप $1000 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो टैग लगा होता है ये कोर्स कर लें कल आप $1000 कमा लेंगे, ये गलत है, ये मिथ है, ये सब ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे एक ऐसे बंदे का मुकाबला कर सकते हैं जो पिछले 20 साल से ये सेम काम कर रहा है। यानी मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं ना एक दफा ट्रेनिंग दे रहा, तो मेरे पास कुछ बच्चे आए, मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, वो मुझे कहते हैं कि सर आपने हमें पढ़ाने के लिए ना आगे नहीं किया। मैंने कहा ओके, तो बाकायदा उन्होंने मेरे से लड़ाई की इस बात पे कि जी हमने पढ़ाना है सर, आप हमें आगे नहीं आने दे रहे। मैंने कहा मेरे लिए तो भाई अच्छी बात है कि आप खड़े हो जाएं यार। तो जब वो आके खड़े हुए, लिटरली देयर शिवरिंग, अक्सर होता है, ठीक है। अब वो मैं कह रहा था, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई मैंने इसीलिए आपको नहीं आगे आने दिया था, लेकिन ठीक है उस दिन वो खड़े हुए शिवर कर रहे हैं, और आगे से जब बच्चे क्वेश्चन करते थे ना, अब उन लोगों के पास जवाब ही नहीं होता था उस बात का। वो फिर मुझे बीच में आगे, तो या मेरे जो साथ एक और बड़े जबरदस्त साहब थे जो डेवलपर थे और वो कर रहे थे, तो क्योंकि मैं बाई माई सेल्फ मैं डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है जी, तो वो जो है वो उनको बता रहे थे, या वो दरमियान में आके उसको उस सवाल का जवाब देते थे, या मैं दरमियान में आके सवाल का जवाब देता, लेकिन उन दो साहबान से वो चीज़ कवर नहीं हुई। लड़ाई बाद में मुस्बत साबित हुई है नहीं, वो उनको समझ आ गई कि नहीं जी, वो फिर बाद में कहते हैं नहीं सर आप हमें एक टॉपिक दे दिया करें, हम सिर्फ उस पर बोल लिया करेंगे, ठीक है। कायम वही सुई उठे ही लड़ी है। तो ये देखें बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आगे नहीं आना चाहिए, हर बंदे का हक है। मैं जो है ना, मैं आज भी अपने टीचर्स को मिलता हूँ ना, तो एक्चुअली बात ये है कि मैं उनके कदमों में बैठता हूँ जाके हमेशा। वो मेरे फिटनेस वाले उसमें हैं, वो मेरे मेंटोर्स हैं, वो कोई भी हैं। मुझे याद है कि एक बड़ी पुरानी टीचर मुझे मिली, तो मैं उनसे जब मिलने गया ना, तो मैं जाके उनकी कुर्सी के साथ नीचे बैठ गया, तो वो मुझे देख के तेरी अभी भी वही आदत है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा टीचर एक्चुअली देखें, जो उस्ताद होता है ना, सिखाता है, वो आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो सीनियर की सूरत में हो सकता है, आपके मेंटोर। लोग नॉर्मली ना एक चीज कि जी हमें क्यों मेंटोर चाहिए, हम मेंटोर के बगैर ही लाइफ गुजार लेंगे। यानी मुझे लाइफ में बड़े अच्छे लोग मिले, इवन बुरे भी बॉसेस मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिखाया ही है। जैसे बर्दाश्त करना सिखा दिया, ठीक है ना। बुरे बॉसेस और क्या सिखाते हैं, बर्दाश्त करना सिखा देते हैं आपको। देन बड़े अच्छे लोग मिले, उन्होंने ग्रो करवाया कि यार तुम ये चीज़ करो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारी ये चीज़ होनी चाहिए। यानी मैं यहाँ पे अगर नाम लूँ, जहांगीर अहमद साहब हैं, वकास रशीक साहब हैं, मेरे पीटीसीएल के जो बॉस थे सामिर साहब, उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया, वो अरबी थे, ठीक है। और फैसल भाई हैं, वो उनके साथ मेरा पुराना रिलेशन है, सिस्को में होता है वो। तो जहां पे मैं गया वहां पे मेंटोर साथ रहे हैं, और मैं मेंटोर्स को आज भी उसी तरीके से कॉल करता हूँ। जुनेद भाई हैं, आजकल सऊदी अरब में होते हैं। मुझे उनकी तरफ से एक मैसेज आया जब यानी फेसबुक पे मेरी वीडियोस जानी शुरू हुई, यूट्यूब पे वीडियोस आनी शुरू हुई, तो उनकी तरफ से जब मुझे एक मैसेज आया ना कि मैं प्राउड मुझे इस बात पे कि आई नो यू। और ये जब आपको कोई टीचर कह रहा हो ना, तो उस दिन मेरा ख्याल आपको रात की नींद उड़ जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये, यू नीड मेंटोर। और अगर आप किसी की, आप देखें, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट चाहिए, आपको अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल फॉल। मेरी ज़िंदगी में भी 2 मेंटोर हैं। एक मेरी टीचर है, उनको मैं माँ जी कहती हूँ, और वो मुझे हर स्टेप पे सिखा रही होती हैं, हर बात सिखा रही होती हैं, हर बात बता रही होती हैं। और वो एक बात कहा करती हैं, वो कहती हैं सानिया तुम मेरा फ़ख्र हो। यकीन माने कि जब वो कहती हैं ना, तो मैं ये फ़ख्र और खाने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, इसी तरह। और मैं अक्सर उनके घर भी जाती हूँ, खाना वाना ये वो सारा, उनके साथ बड़ा एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। तो वो जब भी ये बात कहती है ना, तो मैं मतलब हवाएं बदल जाती हैं, और एक दिल में एक अजीब सी सिचुएशन, वो गज़ल बजना शुरू हो जाता है, म्यूज़िक और ये वो। और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि मैं ना पीटीसीएल में ऑब्वियसली एक डायरेक्टर लेवल पे था, सीनियर मैनेजर था, तो मेरे नीचे एक टीम थी। तो एक दफ़ा ना हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना था, तो हम लोग, वो लड़के ने मेरे घर आके गाड़ी खड़ी की, तो मेरे वालिद साहब आए बाहर। तो मैं ना, आप जब जॉब पे होते हैं तो आपका एक टका होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप बॉस होते हैं और आपके नीचे टीम होती है तो एक बहुत बड़ा टका होता है आपका, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब बाहर आए ना, तो मैं फौरन ऐसे हाथ बांध के ना खड़ा हो गया।
तो बाद में वो गए, मैंने गाड़ी निकाली, हम चले गए, इस्लामाबाद जाना था हम लोगों ने, एक मीटिंग थी। तो मुझे वो रास्ते में लड़का ऐसे करके देखता जा रहा, मेरा सबऑर्डिनेट था, तो मुझे कहता सर आप, मैंने कहा भाई घर में मैं ऐसा ही हूँ ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, यकीन माने बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स आपकी इज्जत कर रहे हैं या करना आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप नहीं करेंगे, अच्छा अब सीनियर कौन होता है हमारे साथ मसला ये है ना कि देखें, एक अगर बंदा है ना जो बिजनेस कर रहा है, पिछले मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आए हुए या अपना काम शुरू करते हुए मुझे 2 साल हुए हैं। कुछ लोग हैं वो मेरे से यंग है माशाल्लाह और अपना बिजनेस पिछले 15 साल से कर रहे हैं, वो मेरे सीनियर हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि नहीं जी मेरी तो एज इतनी है, एज का सीनियर होने से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ मसला यही है तजर्बात का है। यानी एक जिस बंदे का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का, मैं कैसे उसका मुकाबला कर सकता हूँ? मैं कर ही नहीं सकता। मेरा काम है उससे लर्न करूँ, तो वो मेरा टीचर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसे ही है। यानी आप यूनिवर्सिटी या किसी जगह पे जाके कहें ना कि जी मैंने इससे नहीं पढ़ना, वो कहेंगे भाग जाए यहाँ से। ऐसे ही है ना जी, कि जो एज में छोटा है मेरे से। ऐसा ही बात ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको बड़ा या छोटा बना रहा होता है। एग्जैक्टली मैं वही बात मैम की कर रही थी, मैम से माफर बुखारी नाम है उनका, और वो मेरा अक्सर कोई ना कोई बात हो जाए ना तो वो मेरा हाथ पकड़ के कहती हैं, मैं उसी तरफ चली गई वो बात पिछली वाली में, वो मेरा हाथ पकड़ के कहती मेरी आंखों में आंखें देख के बात करो, तो मुझसे नहीं होती, वो मेरा मुंह पकड़ के कर रही होती, मेरी आंखों में आंखें देख के बात करो। तो एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अब उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, तो उनका नाम है एक इंडस्ट्री में। तो ऐसे एक दिन ऑफिस में बैठे हुए मैं ना नज़रें झुका के मैम से बात कर रही हूँ, तो वो सबके सामने मैम है लेकिन वो मेरी माँ है। तो कहते हैं कि बच्चे अखा उतना चुक के गल कर, असी तेरे नाल गल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में ये माना जाता है कि आंखों में आंखें डाल के बात करो तो ये है तो वो है, हम डिसरिस्पेक्ट हो जाती है अगर आप आंखों में आंखें देख के बात नहीं करें। उन्होंने भी यही बात की, तो वो फ़ौरन कहती हैं कि सर ये मेरे बच्चे हैं और ये मुझसे नज़र उठा के बात नहीं कर सकती, मैं इसे कहती भी नहीं हूँ तो ये नहीं करती, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आजकल वो बीमार हैं, और मेरा उनके दिल में इस तरह रिस्पेक्ट है, मैं उनको पूछती हूँ, यकीन माने मैं उनको पूछती हूँ। और मेरे एक मुंह बोले भाई हैं, वो भी मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, मेरी कोई पिक्चर फेसबुक पे लग गई है या कोई वीडियो लग गई है, सानिया बच्चे क्या कर रही हो, ये करो, ये स्टेटस लगाओ, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं मेंटोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि 4th IR और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अच्छा, इसके अंदर ना चक्कर ये है कि 4th IR अजीब नहीं लग रहा है, बहुत मेंटोर वाली बातों में से आगे हम दोबारा टॉपिक पे आ गए। देखें होता ये है कि लोग ना एक चीज मुझे नॉर्मली पूछ रहे होते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और फेसबुक पे ये क्वेश्चन मेरे से नॉर्मल आ रहा होता है कि जी आर यू अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, टेक्नोलॉजिस्ट होने के साथ साथ। तो मैं उनको सिंपल आंसर करता हूं, नो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन एज ए ट्रेनर हमारा काम है कि हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप इस तरफ आए। तो ये एक ट्रेनर का काम होता है, जैसे आप लोग ये काम कर रहे हैं, दिस इज टू मोटिवेट अदर्स, नॉट टू टेल एनीबॉडी कि जी बस ही कर लो, लेकिन जब तक आप उनको बताएंगे नहीं ना कि इसका ये फायदा है, इससे दुनिया में ये चीजें और भी हो सकती हैं। हमारे प्रोग्राम का भी यही फायदा है कि जो आने वाले लोग हैं वो उससे सीखें, लर्न करें और पता चले कि बिजनेस को किस तरह एस्टैब्लिश करते हैं, बायोटेक क्या होता है, ये जो आपकी वाली जो सारी ब्लॉकचेन क्या होता है। तो 4th IR के अंदर बेसिकली बहुत सारी टेक्नोलॉजी, 4th IR जो है ना, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। अगर अच्छा नॉर्मली इसमें ना लोग एक बात कहते हैं कि जी हमने पिछले 3 रेवोल्यूशन गंवा दिए, तो मेरा ना उस पर थोड़ा सा फोकस, मैं लोगों को क्या ले कोई मोटिवेट करता हूँ या जो भी उसको आप कहें कि जी जो पहला रेवोल्यूशन आया था वो आया था 1700s के अंदर, दैट इज 18th सेंचुरी, तब पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, 17th सेंचुरी। देन दूसरा आया 19th सेंचुरी के अंदर 1800 समथिंग में, ठीक है, तब भी पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, 2 में हमें माफी है। तीसरा आया 1969 में, तब पाकिस्तान नया बना था, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी कैचअप करते करते हम एक हद तक अचीव कर लिया हमने कुछ ना कुछ। और अब जो है 4th IR इसने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जिसमें हर बंदा, यानी कि हम दूसरे मुल्कों के साथ खड़े हो गए जाके, और अगर हम अब नहीं अपनाते ना इन टेक्नोलॉजीज को, फिर हमारा अपना कसूर है। जैसे कि आपके पास सेम लैपटॉप है,
मेरे पास सेम लैपटॉप है, आपके पास सेम मोबाइल है, मेरे पास सेम मोबाइल है, आपके पास सेम इंटरनेट की स्पीड है, मेरे पास भी सेम इंटरनेट है। मकसद अब यूज कैसे करना। यही बात सेम यूएस में ले गए आप, उसके पास भी सेम लैपटॉप, सेम इंटरनेट, सेम चीजें, सेम टाइम है उसके पास 24 घंटे। अब 24 घंटों को कैसे यूज करता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ IR के अंदर जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिसके ऊपर बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज की मैंने बात की, आपका इसके अंदर आ जाता है डेटा साइंसेस आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ जाता है, देन आपका AI आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन इसका पार्ट है, 5G का लोगों ने बड़ा नाम सुना है कि जी 5G, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। कोई बात नहीं, कहीं पे भी नहीं आई अभी लोग इस पर तजर्बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपका आ जाता है 5G आ जाता है, ठीक है। लोगों को साइबर सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन साइबर सिक्योरिटी पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये है कि ये सेम मैकेनिज्म शायद जब हम वो दूसरी बात करते हैं कि चीज़ें तेज़ हो जाएंगी तो ये चीज़ें ना आ सके, यानी कि वहाँ पे काम ना कर सके, आपको नई पॉलिसीज चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। देन अब ये तमाम चीज़ें, अब आप सपोज कर लें कि जी आप ये सोचते हैं कि जैसे मैं नॉर्मली अपने जो स्टूडेंट्स उनको ये कह रहा था, अगले 2 साल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाला है। अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं अपनाते और आप कहते हैं मैं डायरेक्ट इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको तमाम स्टेप्स को अपनाना है और आप उनके टाइम में अपनाना है। यानी आप कहेंगे जी आपकी जो चीजें हैं वो आपसे बात कर रही हूं, लेकिन आप यकदम कहते हैं नहीं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की हमें जरूरत नहीं है, और आप AI पे जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पाएंगे। आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा, तभी चीजें लर्न करेंगे, यानी कि चीजें लर्न करनी शुरू होंगी, मशीन लर्निंग आ जाएगी, यानी बेतहाशा जो और इंटरनल टेक्नोलॉजीज हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप नहीं अपनाएंगे, वो आपके पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपने नाम लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या चीज है? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वही जो हमारे यहाँ नॉर्मली वो आपने पहले रिपोर्ट्स वाला भी क्वेश्चन बीच में रह गया था कि जी जो AI का मतलब ये है कि एक आर्टिफिशियल तौर पे एक दिमाग बनाना जो कि खुद लर्न कर रहा हो चीजें। हमारे यहाँ मिथ बन गया हुआ है, एक बज़वर्ड बन गया AI, जबकि चक्कर ये है, वही बात जो मैंने की थी, टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। उस तरह के रिपोर्ट्स आगे आप पे टेक ओवर कभी नहीं करेंगे। तो अब चक्कर ये है, दुनिया मूवी कभी नहीं बन सकती, ठीक है। अब जो बज़वर्ड है ना, AI का मतलब ये है उसने चीजें प्रेडिक्ट करनी है जो डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। okay. जैसे एक कंपनी ने क्या किया, अपना HR सिस्टम AI के ऊपर बनाया, उसके रिजल्ट्स जो आए, उन्होंने सिस्टम क्या करता था, सिस्टम करता ये था कि जी आपके पास जो एम्प्लॉई आप रख रहे हैं वो कितने अरसे में छोड़ के चला जाएगा, वो प्रेडिक्ट करता था। अब वो प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, वो उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखता था, उसकी बेस पे बताता। जैसे सपोज करें एक बंदे ने एक कंपनी में 5 साल काम किया, फिर अगली में 2 साल काम किया, और पिछले हर 6 महीने से कंपनी बदल रहा है, इसका मतलब अगले 3 महीने में कंपनी छोड़ के चला जाएगा आपकी प्रोबेशन के दौरान ही। तो अब कहने का मकसद ये है इस बात का कि जी कि ये चीजें जो प्रेडिक्शन की तरफ जा रही है ना, दैट इज AI। यानी इसके ऊपर अब उन्होंने वर्किंग हो रही है, हाँ वर्किंग चल रही है। जैसे वो सिस्टम उन्होंने 70% तक अचीव किया कि जी उसका जो रिजल्ट था उसमें एक्यूरेसी लेवल था वो 70% था, यानी 100% पे वो 90% पे चले जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन अभी वो 70% तक अचीव कर पाए। इसी तरह अगर जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, उसकी बेस पे आपको ये चीज पहले से पता लग जाए कि जी एक बंदे को BP है, शुगर है, या वट एवर इट इज, आगे चल के उसको ये चीज पता लग जाए, यानी वो प्रेडिक्ट कर दे पूरा सिस्टम कि जी इसको हार्ट का प्रॉब्लम कब हो सकता है, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। okay. इसी तरह अगर स्मार्ट गाड़ियों की बात की जाए, यानी मैं इस पे अपनी एक मिसाल बता देता हूँ। नॉर्मली लोग एक्चुअली मेरे तजुर्बात इतने ज्यादा, मैं नॉर्मली अपनी मिसालें बता रहा हूँ ये अच्छी बात होती है, परेशान हो जाते हैं कि मैं एक दफा मोटरवे पे जा रहा था, तो पिछले रात को मेरा एक सेशन था, तो मैं रात का सोया नहीं हुआ था, और अगले दिन मुझे जाके पढ़ाना था इस्लामाबाद में, मेरा सेशन था। मैं सुबह निकला 9 बजे, और भेरा पहुंचते तक एक्चुअली था कि नींद से बुरी हालत हो चुकी हुई थी और आंखों से पानी निकल रहा था। ड्राइव खुद करके गए थे? ड्राइव मैं खुद ही करता हूँ। ओके। तो मेरी ना रास्ते में आंख लग गई, गाड़ी 120 की स्पीड पे जा रही है और आंख लग गई। अच्छा, अब दैट इज नॉट इवन मैटर ऑफ सेकंड्स, दैट इज मैटर ऑफ मिली सेकंड्स, ठीक है। अब वो जो आंख लगी है, यानी कि मैं 3rd लेन में था, जो फास्ट लेन होती है, ठीक है, और मेरी गाड़ी ट्रेवल करती है जो लास्ट लेन नहीं होती, जो आपकी पार्किंग लेन है, उसके अंदर, और जो उसका एरिया होता है वहां तक पहुंच गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो आई वाज एट 160 की स्पीड पे था मैं।
ओह, यानी कितनी देर लगी होगी इधर से इधर आते हुए 160 की स्पीड में मुझे, खुद सोचो, दैट इज मैटर ऑफ मिली सेकेंड। और मैंने जस्ट स्टीयरिंग को पकड़ा और घुमाया। अब जब घुमाया तो तकरीबन 500 मीटर तक जो है ना मेरी गाड़ी ड्रैग की है, यानी कि सीधी स्पीड में गई है, यानी कि उसके बाद मैं होश में आया। अब आप खुद इमेजिन करें, मैं इसको एआई पे इन्वॉल्व करता हूँ, तब ठीक है वो तो मेरे साथ जो हो गया उसके बाद बोला था बात, मुझे उसके बाद नींद गया, मुझे मेरी नींदें अगली रात की भी उड़ गई ठीक है ना? लेकिन द पॉइंट इज कि हुआ ये कि एक दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया कि अगर हमारी कार स्मार्ट होती, मेरी कार, और वो मेरी मूड स्विंग्स को कैच कर रही होती, उसको पता लग जाता कि जी मुझे नींद आ रही है, और वो खुद टेक ओवर कर लेती गाड़ी को फॉर सेकेंड्स, ठीक है, और मुझे वहां तक ले जाती कि जहां तक मुझे कॉफी मिल जाए या समथिंग कोई चीज मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज एआई। यानी ये एआई का जो हम लोगों ने मतलब निकाल लिया ना मूवीज देख देख के कि जी एआई शायद वैसे कर देगी दुनिया को, वो जी दुनिया में जॉब्स खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। देखें रोबोट्स आ गए, मर्सिडीज इस टाइम पूरी की पूरी रोबोट्स पे बन रही है, रोबोट्स बना रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो नई स्ट्रीम लाइन अपने साथ लेके आती है, ठीक है। अब वो स्ट्रीम क्या है, वो बिजनेस स्ट्रीम डिफरेंट जो आती है, लाइक अब आप उसमें सोचिए कि जी रोबोट्स ने भी किसी जगह पे बनना है, उनकी मेंटेनेंस भी किसी जगह पे होनी है, उनकी प्रोग्रामिंग भी किसी जगह पे होनी है। तो गाड़ियों से उठा के चीज रोबोट्स में चली गई, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ फर्क ये स्किल्ड बंदे की जॉब्स आपको ज्यादा चाहिए होंगी। तो ये चीजें हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग वो जब हमने जान छुड़वानी हो ना, हमें कोई चीज मुश्किल लगे, फिर हम उसको मिथ बना देते हैं। ऐसा ही है, तो ये अलमिया ये हमारा। यानी अगर मैं एक मिसाल दूं आपकी इंडस्ट्री की कि जी हम लोग फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए वो जाना। पिछले दिनों आपने पिक्चर देखी होगी कि एक नई शूटिंग कराई कि जिसमें उन्होंने पेड़ बाहर निकाला। हाँ जी तो कहने का मकसद ये दैट इज इनोवेशन ना, कि एक बंदे ने पूरी की पूरी फिर एक्चुअली हम लोगों में एक और इशू है। अब ये तो थोड़ा सा मोटिवेशनल उसमें चला जाता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब एक चीज ये भी होता है, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। हमें ये चीज है ही नहीं, हमें ये चीज सिखाई नहीं जाती। ट्रेनर हमें यही कहता है, जिम वाले ट्रेनर हमें यही कहते हैं, लव योरसेल्फ। हाँ जी, तो वो द पॉइंट इज के हम देखें, हमें एक चीज नहीं सिखाई जाती दुनिया में, यानी शुरू से हमारे दिमागों में नहीं डाली जाती कि फेलियर को कैसे आपने, यानी मुझे देख के आई डोंट नो, वही बात के फिर मेरा एक एक्सपीरियंस आ गया कि यानी आप में से कितने लोगों को लगता है कि जी मुझे डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी बचपन में। डिलेक्सिया इज बेसिकली जिसमें आप पढ़ लिख नहीं सकते, बेसिकली वो प्रॉब्लम में मैं रहा हूँ वाकई में, ठीक है। एंड मैंने खुद उस के ऊपर जो है यानी रिसर्च करनी शुरू की व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। उससे पहले मैं नहीं पढ़ सकता था। मैं अभी भी रात को जो बुक पढ़ता हूँ ना, मुझे यानी कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरी इस आदत का पता है, मैं उनको सबको कहता हूँ कि रात को 1 घंटा किताब जरूर पढ़ा करो, ठीक है। आपका ब्रेन जो है ना वो रिफ्रेश हो जाता है उससे। सोने से पहले जब भी आप मोबाइल साइड पे रखें, यानी कि मेरे फोन पे स्लीपिंग अलार्म लगा होता है, उसको मैं साइड पे रख देता हूँ एक घंटा पहले, और उसके बाद जो है ना मैं 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, बाय द वे उसके पीछे रीजन ये है कि मैं वो इसलिए पढ़ता ताकि मैं पढ़ना भूल ना जाऊँ। ये भी एक बात होती है, बहुत खूबसूरत बात। फिर लोग कहते हैं कि जी अच्छा, मुझे ना एक और बड़ी मजे की आपको बात बताता हूँ कि मैं एक चीज के पीछे पढ़ता हूँ इसके। अच्छा, ये जो चीज मैंने सीखी वो शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से सीखी कि एक चीज के पीछे पढ़े, उस लेवल तक पढ़े कि जी आप उसमें बेस्ट बन गए, उसके ज्यादा उससे चीज सीखने के लिए चीज ही कोई नहीं है। अब हमें ये चीज नहीं है, ये चीज मैंने अपने अंदर खुद बनाई। यानी हम लोग हमें ना यानी आप जो जिम वाले लोग हैं उनके पास भी ये बहाना होता है, जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके पास भी ये बहाना होता है कि जी मैं अकेला नहीं पढ़ सकता, मुझे 10 लोग चाहिए था, वो जिसे हम ग्रुप स्टडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिर्फ नाम ही है, ठीक है। वहां पे लड़के शरारत भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था माशाल्लाह, ठीक है। कुछ जिम जाने वाले लोग, मेरा साथ तो पार्टनर ना हो, मैं जिम नहीं कर सकता, मैं कहती हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निकली ये हमारे अपने अंदर के बहाने हैं जो हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बना लिए हैं। यानी मैं अपनी वही बात, फिर दोबारा से मेरी अपनी बात आ गई मैं अकेला ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मैं अकेला, जिसे कहते हैं ना, मुझे अपनी कंपनी बड़ी पसंद है। ये मैं अपने बैच में तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यार तुम जिस दिन ये करना शुरू करते हो ना, तुम लाइफ में समझोगे तुम आगे निकलना। अच्छा, कंपनी से नाम याद है कि आपने अपनी कंपनी का नाम ब्लॉकचेन ही क्यों रखा? एक्चुअली मेरी 2 कंपनीज हैं। एक है ANZ टेक्नोलॉजीज, वो मैं बता देता हूँ मैंने उसका नाम क्यों रखा है ANZ टेक्नोलॉजीज। बड़े लोगों को ना इसमें वो रहता है कि व्हाई दैट इज ANZ टेक्नोलॉजीज। ANZ मैंने एक्चुअली बचपन में था, छोटा था जब, तो तब मैंने सोचा जब भी मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा नाम उसका मैं ANZ टेक्नोलॉजीज रखूंगा। ओके। उसकी रीजन थी
मेरी नानी मी का नाम आयशा है, मेरी दादी मी का नाम जैनब है, सो दैट इज बेसिकली आयशा एंड जैनब। ओके, तो वो ए उठाया आयशा से और जैनब उठाया, तो दैट इज एएनसी टेक्नोलॉजी। और ये मैंने बचपन में सोचा था बाय द वे, ठीक है। बाकी अच्छा, जब मैं एएनसी टेक्नोलॉजीज बनाई मैंने 2018 में, तो मैं जब भी, अब मैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट था, तो मैं जिसके पास भी जाता था कि जी ब्लॉकचेन की बात करना, तो वो सारे लोग कहते थे कि यार आप जो है ना ये वो ब्लॉकचेन को भूल जाते थे, क्योंकि वही क्रिप्टो करेंसीज को जोड़ देते थे, तो दूसरी तरफ आ जाते थे। अब मैं सर्टिफाइड ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट था, तब मेरे ज़हन में एक और चीज पैदा हुई कि व्हाई नॉट मेक समथिंग जो कि स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन पे काम करे। और मजे की बात है, इसमें हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं देखते, नो फाइनेंशियल चीजें, यानी हमें इस तरह की कॉल्स आती हैं कई दफा कि जी आप ये बता दें, तो हम वी डोंट, यानी अगर आपको सप्लाई चेन में कंसल्टेंसी चाहिए, वी विल डू दैट। आपको किसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा आपको किसी भी चीज में चाहिए कंसल्टेंसी चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड दैट, हम हाजिर हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट लगाने का क्या मकसद था हमारे यहाँ? लोग ना इंस्टीट्यूट को, वही हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है ना, इंस्टीट्यूट को सिर्फ ये समझते हैं शायद ये सिर्फ पढ़ाने वाली जगह, जबकि इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है जहाँ पे रिसर्च भी होती है, जहाँ पे आप डेवलपमेंट भी करते हैं, जहाँ पे आप टेक्निकल वर्क भी हो रहा होता है, आप पढ़ा भी रहे होते हैं, तो आप ग्रूम भी कर रहे होते हैं लोगों को। तो क्योंकि ब्लॉकचेन एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है, सो दैट्स व्हाई इट्स इंस्टीट्यूट। ओके, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। अच्छा, ये ब्लॉकचेन के एक्चुअली टाइप्स इसकी दो तरह की होती हैं, यानी हमारे यहाँ इसके मतलब ये सोचा जाता है कि जी बेसिकली 4 तरह की होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग ना एक चीज़ ये सोच लेते हैं कि जी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे रख देंगे तो शायद वो पब्लिकली लोग देखना शुरू कर देंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसमें 2 तरह की टाइप्स हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट है। अगर किसी कंपनी ने अपना ब्लॉकचेन डेवलप करना, वो प्राइवेटली बनाएगा। लाइक अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना है तो वो प्राइवेट बनाएगा, और उसको वेरिफिकेशन के लिए उसको पब्लिक कर देगा। ठीक है। फिर इसके अंदर होता है एक चीज आती है ओपन एंड क्लोज, यानी प्राइवेट। तो प्राइवेट ओपन, दैट मींस कि उसके अंदर राइट करने वाले कुछ लोग हैं और उसको पढ़ने वाले सब लोग हैं, जैसे ई कॉमर्स की हमने बात की, तो प्राइवेट ओपन में आएगा। दैट मींस उसके अंदर ऐड जो इन्वेंटरी है वो कुछ लोग ऐड कर रहे हैं, और ओपन के उसको देख सब सकते हैं। ओके, जैसे हम फाइल को अपडेट करते हैं। जी हाँ, तो दैट इज प्राइवेट क्लोज, दैट मींस दैट इज वो जो हम ईमेल में लिखते हैं, दैट इज फॉर योर आइज ओनली। कई ईमेल्स इस तरह की भी होती है, तो दैट इज प्राइवेट क्लोज। इसी तरह पब्लिक ओपन, दैट मींस कि उसको हर बंदा उसमें एडिशन भी कर सकता है, हर बंदा डिलीशन भी कर सकता है, और सॉरी डिलीशन कह रहा हूं, उसको पढ़ भी सकता है। तो रीड एंड राइट और रीड का जो वो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के इसमें 4 इसकी टाइप्स बनती हैं बेसिकली। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, तो बहुत से लोगों से ये सुनने में आया कि क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान में बैन नहीं होती तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करता, इकनॉमी पता नहीं कहाँ चली जाती। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई एम टोटली अगेंस्ट दैट बाय द वे। यानी ये लोगों को शायद हैरानकुन लगे बात, उसकी रीज़न ये है कि हमें यही नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। हालांकि मैं नॉर्मली किसी भी जगह पे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ाओ सबको, ठीक है, इकोनॉमी की हम सबको पता होना जरूरी है। यानी यहाँ पे आपको बड़े लोग मिल जाएंगे जो कि जी इन्फ्लेशन पे बात कर रहे होंगे, जो जी आपको डॉलर की ऊंच नीच पे बात कर रहे होंगे, जीडीपी पे बात कर रहे होंगे, लेकिन उनको उनकी डेप्थ का नहीं पता। अब होता ये है कि अगर तो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज को आप पाकिस्तान में ले भी आए तो उसमें से उससे फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जिन्होंने या तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ या जिनके पास बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसी है, फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी एक डिजिटल करेंसी बना लेता है और उसको वो डिफरेंट ट्रेडिंग के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए यूज करता है, जो यानी आपकी शिपमेंट आती है और डिफरेंट चीजें, जैसे चाइना इस पे काम कर रहा है, जैसे यूरोप अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाने लगा है, जैसे उन्होंने यूरो बनाया था, क्योंकि हार्ड कैश गवर्नमेंट के पास रहेगा, उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास डिजिटल ही होगा। वो डिजिटल हमें, जैसे वो हमें क्या कहते हैं कि जी एक बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है, वो कहते हैं कि दिस इज ये, अब 1 लाख उसके अकाउंट में सैलरी नहीं आई, वो गवर्नमेंट के पास गई, उन्होंने 1 लाख के टोकन उसको दे दिए कि आप जाके जो है ना 1 लाख के टोकन आप यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। ओके। अब वो वहां से बेसिकली जब वो यानी 1 रुपी इज इक्वल टू 1 टोकन, अब इसके ऊपर एक पूरा मैकेनिज्म बन सकता है, ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि वो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन ये है, आप कहें कि जी मैं डॉलर पाकिस्तान में लाके चलाना शुरू कर दूं, मुझे बताएंगे इसका क्या फायदा होगा आपको? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। डॉलर, हाँ सिर्फ उस बंदे को फायदा जिसके पास डॉलर पड़े हुए हैं, उसके जेब में पैसे ज्यादा, उसके जेब में पैसे ज्यादा आ जाएंगे। यानी आज आप बात कर ले कि जी जिसके पास डॉलर अकाउंट है, डॉलर ऊपर नीचे होता है, किसको फायदा होता है? डॉलर उस बंदे को फायदा होता है। तो इसी तरह एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी का आपको कोई फायदा नहीं है, आपकी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती इससे। तो जहनियत बदलने की देर है। लोगों को पता ही नहीं है, एक्चुअली लोगों को बैकग्राउंड नहीं ना पता। कुछ लोगों ने इसको मिथ बना दिया हुआ है, उन लोगों ने अपनी चीजें इस तरह की बनाई कि जी उन्होंने कहा कि जी हमें तो, क्योंकि उन्होंने, मेरे हिसाब से मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ, बिटकॉइन ना या क्रिप्टो करेंसी, लोग उसको करेंसी कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसको प्राइस बॉन्ड कहता हूँ। देखिए करेंसी वो होती है जो आपकी ना सेम जगह पे रहे। प्राइस बॉन्ड वो होता है जिसका इनाम ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो मेरा थॉट जिस तरह, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये मेरा अच्छा, प्राइस बॉन्ड को लेके मेरा भी एक दिन बचपन में ख्याल होता था, मैंने बड़ी होगी ना, मैंने एक प्राइस बॉन्ड खरीदना है, करोड़ों की मुझे इनकम होगी उससे, मैंने ये बना देना है, मैंने वो बना देना है। वही बात ऊपर नीचे वाली, वो अभी तक मैं प्राइस बॉन्ड नहीं ले सकी। अगर आप में से किसी के पास है ऐसा कोई लकी ड्रॉ वाला तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम दे। पैगाम सिर्फ इतना सा है कि जी आप लोग चीज़ों को लर्न करें और चीज़ों में शॉर्टकट कभी ना ढूंढें। मैं हर जगह में नॉर्मली यही बात कर रहा होता हूँ कि चीज़ों में शॉर्टकट कभी ना ढूंढें, क्योंकि ये लाइफ जो है ना, स्पॉइल कर देता है। लाइफ स्पॉइल तो करता है। एक्चुअली लाइफ एक मैराथन रेस है, लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट। स्प्रिंट में आप जितनी जल्दी पहुंचते हो उतनी जल्दी आप थक जाते हैं। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। एक बंदा 20 साल की उम्र में सीईओ बना, 40 साल की उम्र में जाके मर गया। एक बंदा 40 साल की उम्र में सीईओ बना, 60 साल की उम्र में जाके मरा। किसको ज्यादा फायदा होगा? रिजल्ट आप लोग खुद सोच सकते हैं। थैंक यू। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात कर दी। इसी बात से मैं ना, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम का जो अख्ताम करना जा रही थी, लेकिन इसी बात ने मुझे एक और किक दी, वो ये कि आप अपनी लाइफ स्टोरी ज़रा बता दें 2 मिनट के अंदर अंदर। लाइफ स्टोरी एक्चुअली कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि जी मुझे कभी कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे। जिस तरह मैंने आपको डिलेक्सिया की बात की, चैलेंजेस बहुत आए, बहुत रुकावटें आई कभी लाइफ में। पेरेंट्स ने माशाल्लाह बड़ा साथ दिया और टीचर्स मुझे ऐसे मिल गए जिन्होंने बहुत साथ दिया। फिर कुछ अपना शौक इस तरह का था, बिकॉज वो डिलेक्सिया प्रॉब्लम की वजह से अब उठना बैठना लाइक लोगों में था, लेकिन मुझे तन्हाई पसंद, नॉर्मली मैं ज्यादा बन गया। ओके। तो अब तन्हा पसंद तो नहीं है? आई लाइक माई कंपनी, माई ओन कंपनी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा छोटा सा है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करने वाले लोग अल्लाह ताला ने बहुत दिए हैं, इज्जत करने वाले बहुत दिए हैं। सबसे मिलता हूँ, सबके मुझे रात को 2-2 बजे भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं कभी किसी को ना नहीं करता, ठीक है जी। तो सिर्फ ये होता है कि यानी फिर इसी तरह वो जो मैंने पहले बात कर रहा था कि एक शौक में जिसे कहते हैं ना कि चीज़ के पीछे पड़ जाना, यानी लोग नॉर्मली ना इस चीज को कहते हैं कि आप एक चीज के पीछे कैसे पढ़ सकते हैं इतना ज्यादा, हम माइलस्टोन कैसे बनाए। तो मैं छोटे छोटे माइलस्टोन बनाता हूँ लाइफ में। जैसे एक सर्टिफिकेशन, लोग ना, मैंने जब पीटीसीएल में मेरा इंटरव्यू था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपने इतनी सारी सर्टिफिकेशन की हुई है, क्यों की हुई है? मैंने कहा ये सवाल तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर अगले दिन मैंने उनको जवाब दिया इस बात का कि शायद मुझे हर चीज में बेस्ट बनने का शौक, माशाल्लाह, कि जी मैं एक चीज को पकड़ता हूँ और उसको उस लेवल तक लेके जाता हूँ, उससे ज्यादा उसमें सीखने वाली चीज ही कोई नहीं होती। सीखने का अमल जारी रहता है, हर वक्त वो पीक पॉइंट तक जाने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं डेली बेसिस पे कुछ सीख रहा होता हूँ। दैट्स माय लाइफ स्टोरी इन द रियल, कि मैं डेली बेसिस पे सीखता हूँ। मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ, मैं उनसे भी सीख रहे हैं। तो मैं डेली बेसिस पे कुछ इस्लामिक वाइज, कुछ दुनियावी तौर पे कुछ ना कुछ मैं रात को बैठ के सोचता हूँ कि मैंने क्या सीखा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है जी। नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि ब्लॉकचेन है क्या, टाइप्स क्या होती हैं, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होता है, ब्लॉकचेन वॉलेट क्या होता है, इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, आने वाला दौर कौन सा दौर है, इसी तरह की मज़ीद इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।